हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन सीरीज फॉर द जीपैट के जो पीवाईक्यूज थे उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे थे। तो हम लोगों ने जो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था वो था हमारा फार्मास्यूटिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट्स का। तो उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लिया था। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्दर क्वेश्चंस। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है रिगार्डिंग द नाइट्रोडिस्क इज एग्जांपल ऑफ विच ड्रग डिलीवरी सिस्टम। राइट। तो यूजुअली जब हम लोग बात करते हैं तो फार्मास्यूटिक्स में जो हमारा नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होता है, एक्चुअली जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं उसको हम लोग दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है और दूसरे होते हैं वो होते हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये जो क्वेश्चन है नाइट्रो डिस्क वाला वो आता है हमारा नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। और ये जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है नाइट्रो डिस्क का वो हम लोगों को आता है उस चैप्टर में, या फिर वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वो जो कि कहलाता है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी डोसेज फॉर्म अप्लाई करते हैं हमारे स्किन पे, तब जो ड्रग होता है वो पेनिट्रेट होता है थ्रू द स्किन और थ्रू द डर्मिस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओके। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो नाइट्रो डिस्क होता है, ये नाइट्रो डिस्क जो है वो हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है जिसमें जो ड्रग होता है वो प्रेजेंट होता है जिसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। और नाइट्रोग्लिसरीन को यूजुअली हम लोग यूज करते हैं इन द कंडीशन ऑफ द अंजाइना पेक्टोरिस। तो अंजाइना पेक्टोरिस मतलब जब हार्ट के मसल्स को जब ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है तब चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग अंजाइना पेक्टोरिस। तो उस कंडीशन को रिलीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ड्रग दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन, और उसको दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रो डिस्क। राइट। तो इसमें फिर हम लोगों ने जैसे बात किया था ना कि ट्रांसडर्मल दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग थ्रू द स्किन एंड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब हमारा बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वहां पे पहुंच जाना। फिर जो हमारे दूसरे वाले हैं जैसे ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं जिनमें आते हैं ऑक्यूसर्ट्स होते हैं, लेंसेस आते हैं, वो आते हैं। फिर आता है हमारा म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जिसमें बक्कल टैबलेट होते हैं, वो आते हैं। और फिर आते हैं नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जिसमें नेजल स्प्रेज वगैरह होते हैं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर नाइट्रोडिस के लिए होता है दैट इज ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहलाता है विच इक्वेशन इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। तो जैसे मैंने कल भी बताया था हमारे पास में ये डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे इक्वेशंस आने वाले हैं जो कि अब सभी को ये करना ही पड़ेगा। हर एक चैप्टर में जितने भी इक्वेशन हैं सबसे पहले उनको इनलिस्ट करके रखेंगे, फिर वो कौन सी चीज के लिए यूज होते हैं वो लिख के रखेंगे और वो इक्वेशन लिखा जाएगा। राइट। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा इक्वेशन होता है जो कि एक्सप्लेन करता है थ्योरी ऑफ द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की थ्योरी के लिए यहाँ पे हम लोगों को चार इक्वेशन दिए वाले हैं। पहला जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द बीईटी इक्वेशन। एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्रोनर इमेट एंड द टेलर इक्वेशन। एक्चुअली ये जो इक्वेशन है दिस इज रिगार्डिंग द एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन ऑफ द गैसेस ऑन द सरफेस। तो इससे हम लोग एक्चुअली डिटरमाइन करते हैं वो होता है एडजॉर्प्शन ऑन द सरफेस। दैट मीन्स वी कैन मेजर द सरफेस एरिया। राइट। दूसरा होता है स्टोक्स इक्वेशन। ये जो हमारे स्टोक्स थे इनका स्टोक्स लॉ था। तो आप लोगों ने शायद वो 11th या 12th में पढ़ा होगा स्टोक्स लॉ, न्यूटन के लॉ के साथ में ही आता है। तो वो होता है फॉर द फ्लूइड्स। तो स्टोक्स का इक्वेशन होता है रिगार्डिंग द क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। राइट। ये जो है वो होता है हमारा डार्सीज इक्वेशन। ये है डार्सीज इक्वेशन जो कि हम लोग पोरोसिटी के रिगार्डिंगली बात करते हैं, मतलब ये रहने वाला है हमारा पोरोसिटी के बारे में। और जो डाल्टन का इक्वेशन होता है
दिस इज रिगार्डिंग द पार्शियल प्रेशर। ओके, तो जैसे फिर यहाँ पे इसके साथ में जो रिलेटेड होगा वो कौन सा वाला रहेगा, वो कहलाता है हमारा डार्सीज इक्वेशन। अब यूजुअली हम लोग ऐसे ही, ये नाम मैंने अभी ओरली बताया तो किसी के भी दिमाग में नहीं गया वाला है वो, इसलिए हम लोगों को इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है ये एक्चुअली होता क्या है। जैसे सबसे पहले नाम है बीईटी इक्वेशन। बीईटी इक्वेशन इज द, जैसे मैंने नाम बताया था, इट इज द ब्रनेट एमेट एंड द टेलर इक्वेशन। इसको हम लोग यूज करते हैं टू मेजर द स्पेसिफिक सरफेस एरिया, राइट। तो उसके लिए सिंपल सा फेनोमेना होता है, जो बीटी इक्वेशन है वो यूज करता है, जो मल्टीलेयर गैस एड्सॉर्प्शन है उस फेनोमेना को यूज करेगा। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर हम लोग जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है वहां से अगर हम लोगों ने गैस को ट्रांसपोर्ट कर दिया, तब मैक्सिमम जितनी ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा जो गैस होता है वो एड्सॉर्ब हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए इसलिए हम लोग जो ये जो इक्वेशन होता है उसको अप्लाई करते हैं पाउडर एंड सॉलिड कैरेक्टराइजेशन के लिए। दूसरा होता है वो होता है स्टोक्स इक्वेशन। स्टोक इक्वेशन एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं ताकि कैलकुलेट कर सके सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो आप लोगों ने ये देखा होगा, ये जो हमारा स्टोक्स होता है, तो स्टोक्स एक्चुअली में बताता है रिगार्डिंग द विस्कस फोर्स। So this viscous force is इक्वल टू, ये होता है हमारा 6 पाई, और यहाँ पे आएगा ईटा, एंड दिस इज द आर इंटू वी। ये हो गया विस्कस फोर्स। लेकिन हम लोग जब स्टोक्स का सेडिमेंटेशन वेलोसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है भाई, ये दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं सेडिमेंटेशन वेलोसिटी के, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर मैं अभी आपको याद दिलाऊंगा ना तो याद आएगा, जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं, सपोज ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड में अगर हम लोगों ने कोई भी एक सॉलिड को यहाँ से डाल दिया, तब ये जो सॉलिड है वो नीचे आने लगेगा, इसके ऊपर लगेगा विस्कस फोर्स। कितना विस्कस फोर्स लगता है वो बताया था स्टोक्स ने, राइट। तो ये जहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी आती है, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब ये जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल कुछ देर के बाद में कांस्टेंट वेलोसिटी पे आता है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उसके लिए दो चीजों का इंपॉर्टेंट होता है, ये हो गया है हमारा फ्लूइड, ये हो गया फ्लूइड, और ये हो गए हैं हमारे पार्टिकल। ओके, तो यहाँ पे फ्लूइड है और ये हो गया पार्टिकल, तो फ्लूइड की भी डेंसिटी होती है और पार्टिकल की भी डेंसिटी होती है। तो फ्लूइड की डेंसिटी को हम लोग लिखेंगे रो, सर ये वाला पार्टिकल है, पार्टिकल की डेंसिटी को लिखेंगे हम लोग रो पी, एंड फ्लूइड की डेंसिटी को लिखेंगे हम लोग रो एफ, राइट। तो जितना फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा ये विस्कस फोर्स लगाएगा। और वैसे ही मतलब सिंपल लैंग्वेज हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो वेलोसिटी है वो डिपेंडिंग रहेगा इन दोनों डेंसिटीज के डिफरेंस के ऊपर। इसलिए जब हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी देखेंगे, ये हम लोग इतना बड़बड़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर दोबारा कभी आए तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट इज द स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ के लिए जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो हम लोग देखेंगे, ये टू तो कांस्टेंट हो गया, ये जो पार्टिकल है इसका जितना ज्यादा रेडियस रहेगा वह उतना मतलब बड़ा रहेगा वो, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है ये वेलोसिटी। दिस इज द 2r² g, एंड दिस इज द रो, कि कौन सी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, ये जो पार्टिकल है क्योंकि वो सॉलिड है उसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो रो p माइनस द रो f, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं 9, दिस इज 9 एंड द ईटा। ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है हमारा
वेलोसिटी, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी का अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ। लेकिन इतना ही नहीं होता, इसका एक दूसरा फॉर्म भी होता है। अगर उस फॉर्म में आए तो तभी भी हम लोगों को भूलना नहीं है। तो और वो फॉर्म होता है, ये है इन द फॉर्म ऑफ द रेडियस, दूसरा फॉर्म होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द डायमीटर। तो इसके लिए अगर हम लोग डी स्क्वायर जी और यहाँ पे लिखा जाएगा रो पी माइनस रो एफ एंड नीचे आएगा हमारा इटा, तब ये जो हमारा इक्वेशन होता है दिस विल बी रिटर्न एज द 18 इटा। मतलब दोनों भी इक्वेशन हमारे सेम ही है, दोनों भी इक्वेशन किसके हैं, स्टोक्स के हैं। और इतना पढ़ने के बाद में ये इतना ही याद में रहता है कि स्टोक्स इक्वेशन होता है वो सेडिमेंटेशन के लिए है, राइट। तो ये पता चल चुका है। फिर जो नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा डाल्टन का इक्वेशन। आप लोगों को सब लोगों ने ये पढ़ के रखे वाला है। अगर कोई भी नॉन रिएक्टिव गैसेस को हम लोगों ने इस सिस्टम में डाल के रख दिया, सपोज हमारे पास में 3 टाइप के गैसेस होते हैं। गैसेस के नाम हो गए ए, बी एंड द सी। तो एक गैस है उसके वजह से अब इसकी वजह से ये जो सिस्टम है उस सिस्टम में रहेगा टोटल प्रेशर विच इज कॉल्ड एज द पी। फिर टोटल कितने गैसेस है हमारे पास में, 3। कौन से, ए गैस, बी गैस एंड द सी, जो कि तीनों भी एक दूसरे के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो ए वाली गैस है उसका प्रेशर रहेगा विच इज डिनोटेड बाय सिंबल पी ए। दूसरे का कितना रहेगा, वो रहेगा पी बी। और तीसरे का रहेगा वो रहेगा पी सी। तो जो टोटल प्रेशर होता है, टोटल में से इसका इतना पार्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है। PB is called as partial pressure of the gas B and PC is called as partial pressure of the gas C. So total pressure is going to be is equal to PA plus PB plus PC for this system। जितने ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। और यही है हमारा डाल्टन्स लॉ एंड द डाल्टन्स इक्वेशन, जो कि बोला जाता है लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट। तो ये हो गया है रिगार्डिंग द डाल्टन्स इक्वेशन। तो ये तीनों भी हमारे सही ऑप्शन नहीं थे। और सही ऑप्शन कौन सा था, दैट इज द डार्सीज लॉ। तो डार्सीज लॉ डिस्क्राइब करता है फ्लो थ्रू द पोरस मीडिया, राइट। अगर फ्लो थ्रू पोरस मीडिया होता है तो हम लोग फिल्ट्रेशन जो करते हैं वो एक्चुअली फिल्ट्रेशन ही करते हैं थ्रू द पोरस मीडिया। तो इसके लिए जो फ्लो रेट होगा फ्लूइड का, दिस इज डिनोटेड बाय सिंबल क्यू, right? This flow rate is directly proportional to the area of cross section। area of cross section का मतलब क्या है, ये किसी भी चीज का अगर हम लोगों ने इस तरीके से, आप लोगों ने कॉग्निटिव में सेक्शन लिए वाले हैं, लेटरल सेक्शन नहीं लिए वाले, कौन से लिए वाले हैं, क्रॉस सेक्शन लिए गए हैं, राइट। तो ये जो क्रॉस सेक्शन लिए गए हैं, इस क्रॉस सेक्शन का जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ज्यादा जो फ्लो रेट रहेगा वो ज्यादा रहेगा, सीधा ही बात है। इसलिए हम लोग अगर ज्यादा फ्लो करना रहा तो हम लोग जो एरिया होता है उसको ज्यादा रखते हैं, राइट। तो दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। दूसरा होता है वो कहलाता है हमारा प्रेशर ड्रॉप, मतलब डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर्स। इसलिए आप हम लोग देखते हैं जब भी फिल्ट्रेशन करते हैं नीचे की तरफ क्या लगाते हैं हम लोग, सक्शन। सक्शन लगाने की वजह से ऊपर का प्रेशर ज्यादा होता है और नीचे का प्रेशर कम हो जाता है। That means it is depending upon directly proportional to the pressure difference. Again, this will be the inversely proportional to the viscosity which is denoted by symbol eta। यहाँ पे हम लोगों ने वो लिख के रखा है in the name of the mu, okay, जिसको इसी को बोला जाता है coefficient of the viscosity। और जितना ज्यादा फिल्टर बेड का थिकनेस ज्यादा रहेगा उतना फ्लो रेट जो होता है वो कम रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज थिकनेस। यही हमारा इक्वेशन है। बस अगर इसको हम लोगों ने हटा दिया प्रोपोर्शनलिटी को, तो हम लोगों को लगाना पड़ेगा यहाँ पे कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होता है दिस इज कॉल्ड एज द परमेबिलिटी। तो ये जो होता है दिस इज द डार्सीज लॉ। डार्सीज लॉ किसके लिए है, फॉर द पोरस मीडिया के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन में हमारा जो एक्सप्लेनेशन होता है, the theory of filtration is explained by the Darcy's equation। Usually जब भी एक्सप्लेनेशन देखा जाता है ऐसे ऊपर ऊपर से एक एक अगर वर्ड हम लोगों ने देखे तो वो कभी याद नहीं रहता।
और ऐसा पढ़ के भी काम में नहीं रहता है। सबको ऐसा लगता है कि ओके एक्सप्लेनेशन तो हो चुका है, लेकिन अभी याद कुछ कुछ भी नहीं रहता है, राइट? तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट जो होता है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट? ये तो अभी ऑनलाइन में भी आप लोगों ने जो ज्वाइन करके रखा है, उनको भी ये पता होना चाहिए कि कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कौन सा होता है, राइट? तो कॉमन नेम ऑफ द कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, अभी चार टाइप के ट्रांसपोर्ट है। पहले तो चारों के चारों पता होने चाहिए, तब जाके हम लोगों को पता चलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट? तो उसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि पहला जो ट्रांसपोर्ट होता है, दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोल्यूट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट? तो सोल्यूट का ट्रांसफर होगा थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आसानी से नहीं होता है, क्योंकि कोई भी मेम्ब्रेन किसी भी सोल्यूट को, पहले सोल्यूट मतलब सॉलिड नहीं, ओके, सबको दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए। सोल्यूट मतलब सॉलिड नहीं होता है, सोल्यूट मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डिसॉल्व होके रहते हैं सॉल्वेंट में, राइट? तो हमारे पास में दो चीजें होती है, मतलब जब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी पूरा बेसिक से ही करूंगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। दो चीजें हैं, एक होता है सोल्यूट और जो दूसरा होता है वो कहलाता है सॉल्वेंट, और दोनों मिला के अगर सोल्यूट सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व हो गया तो ये बनाता है सॉल्यूशन। अब ये जो सोल्यूट होता है, दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड, लेकिन सॉल्यूशन के फॉर्म में जब जाता है तब ये डिसॉल्व होके रहता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग जो ग्लूकोज का या फिर शुगर का, कोई भी शुगर, ग्लूकोज भी शुगर ही होता है, उसको अगर हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तब तो ग्लूकोज पहले कौन से फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था। अब वो डिसॉल्व फॉर्म में है, लेकिन वहां पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउ देज आर कॉल्ड एज द सोल्यूट, राइट? तो ये जो सोल्यूट होते हैं उसका ट्रांसपोर्ट होने के तरीके होते हैं। तो सबसे पहला इस यहाँ पे जो दिया गया है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है, जब भी सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट होगा उसके लिए जरूरत पड़ेगी एटीपी की, तो जिसके लिए एटीपी की जरूरत होती है वो कहलाता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी मतलब एनर्जी, ओके? so if energy is required for the transport, then it is called as active transport। दूसरा होता है वो कहलाता है पोर ट्रांसपोर्ट। मतलब यहाँ से जो हम लोग क्या ये भी बोल सकते हैं ना कि जो इंट्रासेल्युलर जो स्पोर्स होते हैं, इनके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा वो हो जाएगा हमारा पोर ट्रांसपोर्ट। लेकिन सोल्यूट अकेला नहीं जाता, यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट होता है? फ्लूइड भी ट्रांसपोर्ट होते हैं इस पोर से, तो यहाँ से होगा पोर ट्रांसपोर्ट। तीसरा होता है वो कहलाता है इंडोसाइटोसिस, राइट? इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हो गया? ये जो वेसिकल्कुलर्स हो गए इस टाइप से, ये इनगल्फिंग कर लेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज इंडोसाइटोसिस। और पैसिव ट्रांसपोर्ट का मीनिंग होता है विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का ही मीनिंग क्या होगा? एक एक साइड में हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, दूसरे साइड में लो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो सोल्यूट्स जो होते हैं वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से जाएंगे लो कॉन्सेंट्रेशन पे, तो उसको बोला जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो क्या लगता है कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सा वाला है चारों में से? नहीं। ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या हो गया है? अक्रॉस द, या मेम्ब्रेन तो पास हो ही रहा है, राइट? लेकिन वो मेम्ब्रेन के आर पार जा रहा है, लेकिन उसको किसकी जरूरत नहीं है? विदाउट एनर्जी, ओके, विद, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द विदाउट एटीपी। विदाउट एटीपी दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंड विथ एटीपी ये हो गया है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इंडोसाइटोसिस मतलब ये तो है ही नहीं, तो कौन सा वाला है? पुअर ट्रांसपोर्ट। तो अभी मैं अभी क्या बोला? पुअर ट्रांसपोर्ट का मतलब ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर के लिए ये भी पता होना चाहिए और इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। कन्वेक्शन क्या होता है? आप लोगों ने एनर्जी ट्रांसफर या फिर हीट ट्रांसफर में दो तीन टाइप के ट्रांसफर पढ़े होंगे, कंडक्शन,
कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन। कंडक्शन का मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ द हीट। अभी यहाँ पे हम लोग, मैं हीट के बारे में बता रहा हूँ, ये हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूट। तो ट्रांसफर, कंडक्शन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द हीट विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। कन्वेक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द हीट विद द ट्रांसफर ऑफ द मैटर। अभी हीट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं सोल्यूट की। सोल्यूट किसके साथ में ट्रांसफर हुआ था, यहाँ पे सोल्यूट जो है वो ट्रांसफर हुआ था फ्लूइड के साथ में। और एग्जैक्टली यही डेफिनेशन किसकी है, कन्वेक्शन की। और दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द पुअर ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि फार्मास्यूटिक्स जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन फार्मास्यूटिक्स होता बहुत ही सिंपल है, लेकिन वो कंफ्यूजिंग भी होता है। और सबसे जो सब मतलब, एक बार हम लोगों को फार्माकोलॉजी चल जाएगा, लेकिन फार्मास्यूटिक्स में ही सबसे ज्यादा कम, मतलब सबसे कम मार्क्स आते हैं। जैसे कि अभी देख रहे हो, आ रहे हैं इक्वेशन ही इक्वेशन, राइट। तो ये हो गया है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, द पाउडर्स हैविंग द कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स इन द रेंज ऑफ 12 टू 6, राइट। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा व्हाट इज कार्स इंडेक्स, और कार्स जो परसेंटेज इंडेक्स होता है या फिर कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो कार्स जो इंडेक्स होता है उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज कार्स इंडेक्स। तो हम लोगों ने दो चीजें देखी वाली, एक होती है उसको बोलते हैं हम लोग बल्क डेंसिटी, और दूसरा होता है टैप डेंसिटी। तो अगर हम लोग बात करेंगे दो डेंसिटी की, एक होता है बल्क डेंसिटी ऑफ द पाउडर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो मेजरिंग सिलेंडर हुए, इस मेजरिंग सिलेंडर में हम लोगों ने ये भर के रख दिया और मास अपन वॉल्यूम निकाल कर दिया, तो हम लोगों को बन जाता है बल्क डेंसिटी। दूसरी डेंसिटी होती है, दिस इज कॉल्ड एज द टैप्ड डेंसिटी। टैप डेंसिटी में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद में टैप करेंगे तो ये नीचे जाके सेटल हो जाएगा। अब इसका जो वॉल्यूम होगा जिसको बोला जाता है टैप्ड वॉल्यूम, तो इस टैप वॉल्यूम को यूज करके हम लोग जो डेंसिटी निकालते हैं वो कहलाती है टैप डेंसिटी। तो इन दोनों डेंसिटी का यूज करके हम लोग निकालते हैं, वो कहलाता है हमारा कार्स इंडेक्स और द कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। ओके, तो इसमें अब देखो दोनों में कौन सी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो होती है टैप डेंसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी टैप डेंसिटी होती है उस टैप डेंसिटी को से माइनस कर देंगे, वो होती है, दिस इज कॉल्ड एज द bulk density, and then we will divide it again by the tap density। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो डेंसिटी का डिफरेंस है बल्क और टैप का, उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं विद द टैप डेंसिटी। एंड इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय द 100, देन वी विल गेट द परसेंट। दैट्स व्हाई हमेशा जो कार्स इंडेक्स होता है, या फिर इंडेक्स का मतलब ही क्या रहेगा हमारा, रेशो होता है। तो ये जो कार्स इंडेक्स होता है वो हमेशा रहेगा इन द परसेंटेज। तो ये कार्स इंडेक्स बताता है एक्चुअल फ्लो प्रॉपर्टीज को। अगर ये कार्स इंडेक्स 10 के नीचे रहा तो फ्लो प्रॉपर्टी एक्सेलेंट होती है, 11 टू 15 रहा तो फ्लो प्रॉपर्टी गुड होती है, 16 टू 20 रहा तो फ्लो प्रॉपर्टी फेयर होती है, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन द 25, देन इट इज द वेरी पुअर और द पुअर फ्लो प्रॉपर्टी। तो हम लोगों को अगर एक्सेलेंट फ्लो प्रॉपर्टी चाहिए तो कार्स इंडेक्स किससे कम होना चाहिए, 10 से नीचे। तो इस क्वेश्चन में अगर इतना अगर हम लोगों को पता है तो हम लोग इजीली यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। किसके किसके बीच में है, 12 टू 16। 12 टू 16 मतलब ये कहाँ पे आ गया, ये अप्रोक्सीमेटली 11 टू 15 के आसपास में होता है। मतलब कौन सा हो गया हमारा, दिस इज द गुड फ्लो हो गया। तो इसके लिए सब लोग सबसे पहले हम लोगों को कौन सी चीज पता होनी चाहिए, वो होता है व्हाट इज द कार्स इंडेक्स, कैसे निकालते हैं, और उसका टेबल पता होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में आपके पास में उसके नोट्स अवेलेबल होने चाहिए, ताकि क्योंकि ये ऐसी चीजें जो यूजुअली वोलेटाइल रहती है बाद में चली जाती है, तो आपके पास में नोट्स में रेडी होना चाहिए और उसका पीरियडिकली
रिवीजन करते रहना ये इम्पोर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आता है, वो होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ, या इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द ग्लूकोज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम। अब आ गया प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम कौन सा आ गया कि ये तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी किसकी, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द ग्लूकोज, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। अब इसके लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा हम लोगों को, वो ऑप्शन है। पहला वाला y एक्सिस इंटरसेप्ट ऑफ द अरेनियस प्लॉट, ओके। दूसरा होगा स्लोप ऑफ द अरेनियस प्लॉट। तीसरा कहलाता है रेट कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर, एंड फोर्थ होता है एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट ऑफ द अरेनियस प्लॉट। तो चारों के चारों किसके बारे में बात चालू है, अरेनियस प्लॉट के बारे में ही चालू है। इसलिए सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा ये अरेनियस है, है कौन। और हम लोगों ने आज तक पढ़ के रखे वाला है, अरेनियस का प्लॉट तो बहुत कम देखे वाला था। कौन सी चीज देख के रखी थी, वो थी अरेनियस इक्वेशन के बारे में, राइट। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रिगार्डिंग द अरेनियस इक्वेशन। ये जो अरेनियस इक्वेशन होता है, मैं लिख भी देता हूँ, k इज इक्वल टू ए ई रेस्ट टू द पावर माइनस ई ए अपॉन द आर टी। अब देखो ऑनलाइन में भी ये सब लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। ये आप लोगों को जो बायोफार्मास्यूटिक्स होता है इसमें के कॉन्सेप्ट है। अब मुझे पता है यही चीज होती है बायोफार्म की, जो मैक्सिमम कोई भी पढ़ के नहीं जाता है, राइट। तो वहां पे चुन चुन के बायोफार्म में जितने भी इक्वेशन है वो हम लोग सारे छोड़ के बाकी सारा कचरा पढ़ लेते हैं, और यही चीज हम लोग छोड़ देते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा अरेनियस इक्वेशन, राइट। अब हम लोग देखते हैं ये अरेनियस इक्वेशन है, और इस अरेनियस इक्वेशन का हम लोगों को क्या निकालने का है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हम हर बार कौन सी चीज आ गई है, अरेनियस प्लॉट। मतलब हम लोगों को सबसे पहले बनाना पड़ेगा अरेनियस प्लॉट। आप लोगों में से जितने लोगों ने हाँ, जो भी सेकंड ईयर के हैं उनको नहीं आएगा ये क्या होता है, वो आप लोगों को इसके लिए बायोफॉर्म के लेक्चर्स करने पड़ेंगे, तब जाके आएगा। ओके, हम लोग सबसे पहले या इसका ले लेंगे लॉग। मैं आराम से बताता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ वी विल टेक द लॉग। जैसे ही लॉग लेते हैं, ये बेस हो गया है ई। एक्चुअली हमारे लॉग जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कहलाता है कॉमन लॉग और दूसरा होता है नेचुरल लॉग। कितने लोगों को पता है? हम्म, एक मिनट। हाँ, हाँ बेटा बताओ। नहीं वो तो ये वाली चीज आप बोल रहे हैं, एक होता है एल एन, हाँ ये वाला ना। हाँ, तो यही मैं बता रहा हूँ, दो टाइप के लॉग होते हैं, एक लिखा जाता है एल एन के फॉर्म में और दूसरा लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ द लॉग। एल एन वो फॉर्म होता है जिसको बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज द नेचुरल लॉग, और ये वाला जो होता है इसको बोला जाता है कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग वो लॉग होता है जिसका जो बेस होता है वो बेस ई हो गया। हाँ, मुझे पता है ये थोड़ा ज्यादा ही बेसिक में है, लेकिन ये बेसिक कोई पढ़ाता ही नहीं है फार्मेसी में, क्योंकि मैक्सिमम आधे लोगों को ये आता भी नहीं है। ओके, हाँ, इसलिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए। नेचुरल लॉग वो लॉग होता है जिसका बेस होता है ई, और जो कॉमन लॉग होता है वो होता है जिसका जो बेस होता है वो होता है 10। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कौन सा है नेचुरल लॉग का, इट इज रिटर्न एज द एल एन, और कॉमन लॉग होता है वो लिखा जाता है एज अ लॉग। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, ये हो गया लॉग बेस ई, और ये होता है लॉग बेस 10। अगर हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं और उस वैल्यू का नाम कौन सा वाला है एक्स, तो उसको हम लोग कॉमन नेचुरल लॉग में कैसे लिखेंगे, उसको कैसे लिखा जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ द एक्स। और अगर कॉमन लॉग में लिखने का है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ द एक्स, राइट। एक्चुअली इसका बेस कौन सा वाला है, ई, और इसका बेस कौन सा वाला है, 10। तो इन दोनों के बीच में भी रिलेशन होगा। जो बहुत फिर से फार्मेसी में इसलिए आते हैं क्योंकि ये सारी चीजें आती नहीं रहती है, इसलिए अब लोग यहाँ पे आने के बाद में लॉग का एक बार मैं बता देता हूँ, मजाक से ये डिफरेंट हो गया। ये एक बात बता दो, लॉग सबसे ज्यादा काम में कहाँ पे आता है आप लोगों को, तो वो बायोफार्मास्यूटिक्स के इक्वेशंस में, राइट। तो ये जो लॉग होता है नेचुरल लॉग और जो कॉमन लॉग होता है उसमें रिलेशन ये होता है,
natural log is 2.303 at times of the common log। इसलिए इक्वेशंस में आप लोगों ने ये वैल्यू हमेशा देखी होगी जो कि कहलाती है 2.303। अब कैसा आता है यहाँ पे देखेंगे। अभी लॉग लेना है, कौन सा बेस है ई, तो कौन सा लॉग आएगा इसमें से, वो होगा नेचुरल लॉग। तो यहाँ पे ले लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ द के, और ये कौन सा हो गया है, दिस इज ऑल्सो द नेचुरल लॉग ऑफ द ए। फिर इसका लॉग जब भी जैसे लेंगे, यहाँ पे कौन सा है माइनस, तो इसका बेस जो है वो ई चला जाएगा, इसलिए सिंपली आएगा ई ए अपॉन द आर टी, वेयर द ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अभी भी ग्राफ बनेगा नहीं, ग्राफ जब भी बनेगा वो बनेगा इन द फॉर्म ऑफ द कॉमन लॉग। तो नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट करेंगे, अभी कॉमन लॉग में। तो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2.303 कॉमन लॉग ऑफ द के माइनस क्या लिखा जाए, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 2.303 कॉमन लॉग ऑफ द ए, राइट, माइनस ई ए अपॉन द आर टी। दो दो बार लिखने से बेटर है हम उसको डिवाइड कर देंगे 2.303 से, तो क्या क्या बचेगा हमारे पास में, log of the k is equal to log of the a, this will be minus ea upon the 2.303 multiplied by the r, और चेंजिंग वैल्यू कौन सी होती है, वो होती है t, बिकॉज r इज द कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास में ये जो लॉग आए वाले हैं, इन लॉग में से ये जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये तो हमारा एक जो है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो लॉग के है जो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द 1/t। इसलिए इन दोनों का हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, और वो ग्राफ अब इस तरीके से बनेगा। ये हो गया है हमारा ग्राफ, राइट। तो कौन सा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये जो log ऑफ k है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द 1/t। तो यहाँ पे जो लाइन बनती है, इस तरीके से जो लाइन आती है वो होती है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का जो हम लोग स्लोप निकालेंगे, वो स्लोप जो होता है, आप बायो फॉर्म में ये जब इक्वेशंस पढ़ेंगे, तब मैंने पढ़ाया वाला भी है, तब आप लोगों को ये पता चलेगा, ये जो हमारा कांस्टेंट होता है, दिस विल बी द स्लोप, राइट। तो हमारा स्लोप यहाँ पे कौन सा होता है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया है, ई ए अपॉन कितना हो जाएगा, ई ए है या माइनस है, माइनस इट इज द ई ए अपॉन द 2.303 आर। तो ये हो गया है स्लोप। तो हम लोगों को क्या मिल गया फाइनली, अभी एरेनियस का प्लॉट। उसके लिए कितनी बड़ी चीज हम लोग करनी पड़ी, तो मैक्सिमम लोग जिपेट में ये चीज छोड़ देते हैं, तो हालांकि छोड़ना नहीं होता है। ओके, अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया है। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को ई ए कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे कौन रहेगा, दिस इज द स्लोप मल्टीप्लाइड बाय 2.303, और ये होता है आर। अगर ये हम लोगों ने लिख दिया तो हम लोगों को मिल जाता है एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन। अब वापस जाएंगे, ठीक है, फिर से अब क्वेश्चन समझ में आएगा। क्या बोला गया है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम। ओके, पहला कौन सा बोला है, y एक्सिस इंटरसेप्ट ऑफ द अरेनियस प्लॉट। मैंने ये बताना रह गया है, सॉरी, ये बताना रह गया है। ये लाइन तो यहां तक चली गई, ये कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, ये हो गया है वाई एक्सिस। अगर इस लाइन को हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, तो ये पॉइंट आता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द ए, और ए मतलब ही जो होता है वो होता है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ओके, तो उससे हम लोगों को ई ए मिल रहा है क्या, देखो, ई ए किससे मिल रहा है, स्लोप से, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं y एक्सिस इंटरसेप्ट ऑफ द आरएनएस प्लॉट, ये हो गया है हमारा जो एक्सपोनेंट करने के बाद में जो फैक्टर होता है उसको बोला जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर।
फिर स्लोप ऑफ एरेनियस प्लॉट से क्या मिलता है, वो हो गया है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, ये हो गया है। उसके बाद में हमारे जो रेट कांस्टेंट है और एक्स एक्सिस भी है, जो हमारा इंटरसेप्ट रहेगा उससे भी नहीं मिलता है। अल्टीमेटली कहाँ से मिला है, एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम द स्लोप, और उसका रिलेशन क्या है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइडेड बाय 2.303, राइट। तो आप लोग जब वन कंपार्टमेंट, टू कंपार्टमेंट, ये जब कंपार्टमेंटल मॉडलिंग पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को दिखने के लिए मिलेगी, राइट। तो ऐसे, हाँ मुझे पता है काफी सारे लोगों के सर के ऊपर से चला गया है, बट स्टिल ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब हम लोग जाएंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन स्लो आईवी इन्फ्यूजन द टाइम टू रीच 99% स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन इज, कितने लाइव्स है, हाफ लाइव्स है, ये वाला हम लोगों को कॉन्सेप्ट देखना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट देखना है। स्लो आईवी इन्फ्यूजन मतलब क्या, ओके, और कहाँ पे रीच हुआ है, 99% का स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब ये पहले तो बता दो कौन से सब्जेक्ट का ही है, सेकंड ईयर वाले कोई नहीं बोलेगा, ओके, थर्ड ईयर वालों को हाँ थोड़ा बहुत पता होगा। हाँ, कौन सा है, बायो फार्मास्यूटिक्स का है। ओके, बायो फार्मास्यूटिक्स में भी वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, और उसमें भी कौन सा वाला है हमारा आईवी इन्फ्यूजन। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले कौन हो रहा है, कांस्टेंट जब भी आईवी इन्फ्यूजन होगा तो जब ड्रग है वो एंटर करेगा बॉडी एट द कांस्टेंट रेट, तो जैसे वो कांस्टेंट रेट से एंटर करता है, लेकिन हम लोग किसको कंसिडर करके रख रहे हैं, कंपार्टमेंटल मॉडल को, तो ये होता है ड्रग इन, ऐसा ही पढ़ा होगा आप लोगों ने थर्ड ईयर में, और ये होता है ड्रग आउट। ओके, आज इस साल बायो फार्मास्यूटिक्स है ना, हाँ, तो बहुत मज़ा आता है उसमें, ओके, तो आप लोगों को पता चलेगा उसमें। तो जब ड्रग कांस्टेंट आईवी इन्फ्यूजन रहेगा, तब ड्रग एंटर करता है बॉडी में एट द कांस्टेंट रेट, मतलब जो रेट होता है, रेट कांस्टेंट होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन का, उसको हम लोग बोलेंगे वो रेट होता है कांस्टेंट। लेकिन जो इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट होता है वो फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, तो इसमें जो प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब प्लाज्मा का मतलब इस कंपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो सडनली राइज होगा या धीरे धीरे राइज होगा, दिया क्या जा रहा है, स्लो आईवी इन्फ्यूजन दिया जा रहा है, इसलिए प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन भी धीरे धीरे राइज होगा, और उसके बाद में ये ऐसा पहले जीरो रहेगा, फिर धीरे धीरे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन राइज होगा, और उसके बाद में ये कांस्टेंट हो जाएगा, एंड इस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन। तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली राइज हुआ और अप्रोच हुआ है स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन में। अब ये जो स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन है, ये कभी भी एक झटके में नहीं आता है, उसके लिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और ये अगर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से कौन जा रहा है आउट में, एलिमिनेशन हो रहा है, मतलब ये जो स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन रीच हो रहा है वो डिपेंड होता है ओनली ऑन द इलिमिनेशन हाफ लाइफ के ऊपर। ओके, इसलिए अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ इलिमिनेशन कंसिडर करते हैं, तो ये जो फिक्स फ्रैक्शन होता है स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन का, वो अचीव होती है इन द एवरी हाफ लाइफ। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और उसके लिए मैथमेटिकल जो रिलेशन होता है वो सिंपल है, दैट इज द फ्रैक्शन अचीव्ड, दैट इज 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, फिर हम लोग, अगर हम लोगों को चाहिए कितना है, 99% स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जब 99% को कैसे लिखते हैं, 99/100, कभी भी परसेंट कैसे लिखा जाता है, 99 है तो दैट इज 100, मतलब कितना हो गया, 0.99, इसमें हम लोग वैल्यूज ऐड कर देंगे, तो हम लोगों को अल्टीमेटली जो टाइम होता है वो ये रेट कांस्टेंट मिल गया 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, तो यहाँ पे जो हाफ लाइफ होती है वो हम लोग मिल जाती है 6.65 हाफ लाइफ, राइट। तो ये आप लोगों को एक बार फिर से ये क्वेश्चन कब देखना है, जैसे ही बायोफार्मास्यूटिक्स वाला पार्ट खत्म होगा तो फिर से एक बार आप लोगों को इसको
रिपीट करना है, राइट? तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो कहलाता है हमारा हिग्ज़ोट्रॉपिक बिहेवियर इज एसोसिएटेड विथ। अब तो ये सभी को आता है, मुझे लगता है सेकंड ईयर वालों को तो पक्का ही पता है। कौन सा हिग्ज़ोट्रॉपिक बिहेवियर? हाँ, जेल, सोल, जेल, ओके, या फिर सोल जेल, सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पे शायद ऑप्शंस में प्रॉब्लम आ चुका है। तो अगर हम लोग ये शायद उल्टा लिखने वाला है, तो हिग्ज़ोट्रॉपिक बिहेवियर किसके साथ में एसोसिएटेड होगा अगेन अभी? तो जेल, सोल, जेल के साथ में एसोसिएट होगा। यहाँ पे दिया वाला है हमारा सोल, जेल, सोल, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होता है, राइट? तो दिस इज रिगार्डिंग द हिग्ज़ोट्रॉपिक बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होता है, अब ये तो सबको ही आना चाहिए, और क्वेश्चन क्या है? इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, राइट, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज डिफाइंड एज। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस जो होते हैं, वो हमारे दो टाइप के सस्पेंशंस होते हैं फार्मास्यूटिकल। कौन से? एक होता है हमारा फ्लॉक्यूलेटेड, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो कहलाते हैं डी फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, राइट? तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन मतलब वो सस्पेंशन होते हैं जो जिसमें एग्रीगेट फॉर्म होते हैं, और बाद में अगर शेक करेंगे स्लाइड शेकिंग से वो इजीली रीडिस्पर्स होते हैं। और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन वो होते हैं जिनमें जो डिस्पर्शन होता है वो स्लाइट डिस्पर, मतलब वो एग्रीगेट फॉर्म नहीं करते। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? ये जब सेडिमेंट हो गए तो यहाँ पे जो वॉल्यूम बनाएगा सेडिमेंट का, दैट विल बी कॉल्ड एज द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। तो ये वाला इतना जो हाइट है, तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाता है वॉल्यूम। अगर मेजरिंग सिलेंडर लिया तो यहाँ से क्या मिल गया है? हाँ, सब लोगों को ये सवाल उठता होगा ना कि अगर ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर है, तो मेजरिंग सिलेंडर में तो यहाँ पे ऐसे लाइन्स दिखने वाली होती ना, फिर वहाँ से वॉल्यूम कैसे पता चलता है? किसी के फार्मेसी वाले में दिमाग में आता ही नहीं है हम लोगों के। तो ये जो है, ये होता है एरिया, ओके? तो एरिया हो गया, और ये हो गया है लेंथ। एरिया इंटू लेंथ हमेशा ही क्या होता है? वॉल्यूम, राइट? तो अब यहाँ पे हम लोग ये तो देख लिया है। तो यहाँ तक जो अगर सपोज ये 50 है, तो ये कितना हो गया? 50 ml का वॉल्यूम हो गया। तो इसमें से कौन-सा सही ऑप्शन रहेगा? पहला क्या दिखाई दे रहा है? इनिशियल हाइट ऑफ द सस्पेंशन, ओके? तो इनिशियल हाइट ऑफ द सस्पेंशन, ये कुछ तो भी अलग ही लिखा गया है ना ऑप्शंस, इसको मैं हटा देता हूँ, ओके? हाँ, इनिशियल हाइट ऑफ सस्पेंशन। दूसरा आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट, ओके? दूसरा आता है अल्टीमेट हाइट ऑफ द सेडिमेंट। दूसरा यार, ये शायद ऐड करते वक़्त किसी ने गलती की वाली है। ओके, इनिशियल हाइट ऑफ टोटल सस्पेंशन एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। हम लोग सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको हटा देते हैं तो हम लोगों को क्या मिल गया? व्हाट इज़ द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम? इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, और या फिर हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज़ द अल्टीमेट हाइट ऑफ द सेडिमेंट। दिस इज़ डिनोटिंग द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, ओके? तो मुझे भी यहाँ पे ये कुछ तो भी ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए अपन इसको थोड़ा-सा छोड़ देते हैं। ओके, अब आता है फिर से ज़ेटा पोटेंशियल। अब ज़ेटा पोटेंशियल, हाँ, सेकंड ईयर वाला बताओ बेटा। हाँ, ज़ेटा ज़ेटा पोटेंशियल सिर्फ इतना ही पता है, एक पार्टिकल होता है और उसके सराउंडिंग में चार्जेस होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ज़ेटा पोटेंशियल। नहीं, अब ये हम लोगों को देखने का है व्हाट इज़ द ज़ेटा पोटेंशियल, और उसको किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। तो आप लोगों ने ज़ेटा पोटेंशियल सिर्फ पढ़ के रखे वाला है, बराबर है? उसको डिटरमाइन किया कैसे किया जाता है वो नहीं पता है, तो हम लोगों को इसके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर जाएँगे हम लोग उसके ऑप्शन के बारे में। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ ज़ेटा पोटेंशियल। जभी भी हम लोग कोई भी हमारा सॉलिड होता है, ये जो भी सॉलिड है, इस सॉलिड को हम लोगों ने कहाँ पे ऐड कर दिया? हम लोग ऐड कर देंगे इसमें सॉल्वेंट में, राइट? तो ये वाला हो गया हमारा सॉलिड। तो ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड के ऊपर इस डिपेंडिंग अपॉन द, ये वाला हो गया हमारा सॉलिड। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉलिड, इसके ऊपर आ जाते हैं चार्जेस। चार्जेस आ चुके हैं। तो
ये जो लेयर कहलाती है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज स्टर्न लेयर, या फिर इसको ही हम लोग क्या बोलते, दिस इज कॉल्ड एज द स्टर्न लेयर। स्टर्न लेयर मतलब वो लेयर होती है जो कि सॉलिड के ऊपर आके जो आयन्स है वो आसानी से अटैच हो चुके हैं, दिस इज द स्टर्न लेयर। फिर ये आयन्स की वजह से अब बीच में के लेयर्स आते हैं। पहली लेयर होती है वो कहलाती है टाइटली बाउंड लेयर। तो ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये हो गया है टाइटली बाउंड लेयर। और उसके बाद में जो रहेगा दिस इज कॉल्ड एज द स्लीपिंग प्लेन। और ये जो हमारा स्लीपिंग प्लेन होता है इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन। ओके, so this is called as the इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन। और ये जो हमारा इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन होता है इसी को अगर कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये हो कहलाएगा बल्क सॉल्यूशन। तो सिंपली क्या हुआ, ये जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट में हम लोगों ने ऐड करके रखा है सॉलिड। सॉलिड के ऊपर पहली जो लेयर बन गई है वो डायरेक्टली अटैच होके है सॉलिड के साथ में। तो ये तो कहीं पे घूमने वाली नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे ये सॉलिड इधर-उधर घूमेगा, तो ये जो आयन्स है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं, तो वो नेगेटिवली चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे। और ये जो पहली लेयर है और जो इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन है, मतलब बल्क वाला, ये यहाँ का जो पॉजिटिव चार्जेस आ गए, मतलब इसके ऊपर पोटेंशियल आ गया पॉजिटिव। और ये जो बल्क रीजन है, इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्लीपिंग प्लेन, यहाँ का पोटेंशियल अलग रहेगा। इन दोनों पोटेंशियल के बीच में का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं ज़ेटा पोटेंशियल। एंड दिस इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल व्हिच इज कॉल्ड एज द ज़ेटा पोटेंशियल, राइट? तो व्हाट इज ज़ेटा पोटेंशियल? इट इज द बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच में है? So it is the potential difference between दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। पहला वाला कौन सा हो गया हमारा? पहली लेयर जो होती है वो कहलाती है हमारी दिस इज द टाइटली बाउंड लेयर। ओके, बाउंड लेयर, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे स्टर्न लेयर। एंड जो दूसरा वाला होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन, या फिर इसको शॉर्टकट में हम लोग लिख देते हैं दिस इज कॉल्ड एज द स्लीपिंग प्लेन। ओके, तो इनके बीच में का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब याद रखने की बात यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना इतना आसान नहीं होता। डायरेक्टली ऐसे 2 इलेक्ट्रोड लिए और पोटेंशियल मेजर कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए ये डायरेक्टली मेजर किया ही नहीं जा सकता। तो दिमाग में फिक्स भर लेने का, ज़ेटा पोटेंशियल को हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए इनडायरेक्ट जो मेथड होता है और उसमें हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। और ज़ेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के बीच में का जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन होता है जिसको बोला जाता है स्मोलुचवॉस्की इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है किसके किसके बीच में है? इक्वेशन होता है ज़ेटा पोटेंशियल, तो ये हमारा ज़ेटा पोटेंशियल। एंड इट इज द, ये हो गया है हमारा विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। उसके बाद में ये मल्टीप्लाइड बाय द यू, और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मीडियम। एंड दिस इज द एप्सिलॉन व्हिच इज कॉल्ड एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। मतलब अगर हम लोगों ने ये मोबिलिटी को डिटरमाइन किया तब हम लोगों को पता चलेगा, वो कहलाता है हमारा ज़ेटा पोटेंशियल। तो सबको ऐसा आसान ही लगता था ना फिजिकल फार्मेसी में, ज़ेटा पोटेंशियल बस ऊपर-ऊपर से पढ़ के चले जाते थे, बाद में अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और भी डीप जाके। ओके, तो फिर ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होती है? ये जितना ज़्यादा ज़ेटा पोटेंशियल रहेगा, फिर हम लोग इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? अगर हम लोगों ने इस टाइप से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोगों ने अप्लाई की, तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो मूव होंगे टुवर्ड्स द जो या अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स होते हैं। मतलब पॉजिटिव वाले चार्ज किधर पे? हमेशा, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अब 12वीं की सारी चीज़ें याद आ रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ पे जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिनोटेड बाय सिंबल एरो।
इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ पे जाती है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। ओके, स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज। और इसमें अगर हमारा ये सॉलिड है, तो इसमें जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना वो फास्ट चला जाएगा उधर। अगर सपोज इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज है, तो किधर की तरफ फास्ट चला जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। अगर ज्यादा चार्ज अगर उसका पॉजिटिव है, तो फास्ट किधर की तरफ चला जाएगा? नेगेटिव की तरफ। मतलब, और अगर चार्ज कम है तो धीरे धीरे जाएगा। तो यही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तब ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मूव होते हैं टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स के तरफ। तो यहाँ पे क्या हम लोग निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इस इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? वो है हमारा जीटा पोटेंशियल। ओके, इसलिए फिर सही ऑप्शन क्या होने वाला है? वो कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ओके, तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसको भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, राइट? फिलहाल में इतना डीप में नहीं जाएंगे। फिर चार्ज ऑन पार्टिकल के ऊपर से डिपेंडेंट नहीं होता। तो जीटा पोटेंशियल यूजुअली अगर कोई पढ़ के नहीं गया तो तुक्का कौन सा मारेगा? चार्ज ऑन द पार्टिकल। ओके, चार्ज ऑन द पार्टिकल के ऊपर डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। और चार्ज के ऊपर से जीटा पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं करते हैं, वो कितना मोबाइल होता है उसके ऊपर से ये हम लोग डिटरमाइन करते हैं। दैट इज द आंसर, राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन होता है द इक्वेशन शोन। ये वाला इक्वेशन कौन सा वाला है? ये कौन सा इक्वेशन है? फिर से हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स के सेक्शन में कल से जो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कितने टाइप के इक्वेशन आए वाले हैं? कई बार आए वाले हैं। मतलब क्या याद रखना है आप लोगों को? आपके पास में आपके नोट्स में ये इक्वेशन लिख के होने चाहिए, राइट? क्योंकि ये हमेशा याद भूल भी जाएंगे, तो उसको रिवाइज करना भी जरूरी होता है। लगभग 4 या 5 क्वेश्चन हो गए। 4 या 5 अगर क्वेश्चन होते हैं तो इसका मीनिंग कितने हो गए? कितना 25 मार्क्स, सॉरी 20 मार्क्स। और 20 मार्क्स जीपैट में बहुत बड़ा खेल कर जाते हैं, राइट? तो लास्ट क्वेश्चन आज का कौन सा वाला है? द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो कौन सा वाला है, राइट? इसके लिए सीधा सीधा क्या पता होना चाहिए? ये चारों इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए पहले इक्वेशन पता होनी चाहिए। ओके, तो पहला वाला इक्वेशन कौन सा था? बीट इक्वेशन किसके बारे में था? एड्जॉर्प्शन ऑफ द गैस ऑन द सॉलिड सरफेस, जिससे हम लोगों को क्या पता चल जाता है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द पाउडर। ओके, तो ये दिस इज अप्लाइड टू द, ये जो होता है मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन ऑफ द गैसेस। और ये इक्वेशन कौन सा हो गया है हमारा? P अपॉन ये वाला, दिस इज द V P नॉट माइनस P, दिस इज द बीट इक्वेशन। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, सिर्फ हम लोग ये देखेंगे बीट इक्वेशन किसके लिए है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया के लिए है। और ये अप्लाई होता है फॉर द मल्टीलेयर एड्सॉर्प्शन ऑफ द गैसेस। मैंने लेक्चर्स में ये डिटेल में डिस्कस करके रखे वाला है। दूसरा जो इक्वेशन होता है वो कहलाता है हमारा बोल्ट्जमैन प्लैंक इक्वेशन। ये जो बोल्ट्जमैन प्लैंक इक्वेशन होता है, दिस इज रिगार्डिंग द जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स होता है उसके रिगार्डिंग होता है। मतलब ये जो है वो रिलेट करता है एंट्रोपी टू द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर। तो हम लोग इसको फार्मेसी में काफी कम पढ़ते हैं, राइट? नेक्स्ट जो इक्वेशन आता है वो होता है, नाम दिया वाला है, दिस इज द क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो ये डिटरमाइन डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द टेम्परेचर। और जो लास्ट वाला है वो होता है क्लॉसियस मैसोटी इक्वेशन, जो कि देता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन के बीच में का रिलेशन। तो हम लोगों को यहाँ पे जो इक्वेशन मिल चुका है वो वाला कौन सा इक्वेशन दिख रहा है?
यहाँ पे कौन से फॉर्म में है, लॉग के फॉर्म में। ओके, ये क्या दिए वाला है, लॉग पी अपॉन लॉग पी वन। इसका मीनिंग ही क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log P2 माइनस ऑफ द log P1, राइट। तो कहाँ पे जा रहा है वो, तो log P2 अपॉन द P1, लेकिन ये कौन से फॉर्म में गिवन है, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट करना है, आज ही बताया था, कॉमन लॉग लॉग में। तो कैसे करेंगे, 2.303। तो या अगर इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया तो कितना बन जाएगा, 2.303 लॉग हो जाएगा। ओके, दोनों साइड को अगर हम लोगों ने 2.303 से डिवाइड कर दिया तो 2.303 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2.303। तो ये हम लोगों को कौन सा इक्वेशन मिल रहा है, ये हो गया है हमारा थर्ड वाला इक्वेशन, दैट इज द क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि रिलेशन बता रहा है बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द टेम्परेचर। ओके, तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग द फार्मास्यूटिक्स सेक्शन एंड द अलाइड सब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या हो गया, फार्मास्यूटिक्स, इसके साथ में फिजिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, बायोफार्मास्यूटिक्स, ये सारे जो सब जो होते हैं वो आते हैं फार्मास्यूटिक्स के इसमें। तो ये वाला सेशन था हमारा आज का रिगार्डिंग द फार्मास्यूटिक्स एंड द अलाइड सब्जेक्ट्स, राइट। तो बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। हो गया बेटा। हाँ, ये जो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो मैं वैसे भी सबको पता ही है कि लेक्चर के बाद में ये जो पीपीटी होती है वो अपलोड हो जाती है, तो ये अभी आप लोगों को मिल ही जाएगा।